Hello everyone, welcome back to my channel Humanities Blog. Here you will find videos for humanities subjects. So this is the second part of this chapter which covers agricultural land use in India heading, comprised of total cultivable area, cropping intensity, cropping seasons in India and types of farming topics. Now the next heading of this chapter is agricultural land use in India. सो इस चैप्टर में जो लैंड रिसोर्सेज का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसके कैटेगरीज को जो डिस्क्राइब किया गया है वो हमारा हो चुका है फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट. सो नाउ क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा ऑटोमेटिकली लैंड रिसोर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द सॉइल फैक्टर. सो एग्रीकल्चर किस तरीके से इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है, क्या एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, वो इस चैप्टर में आगे डिस्कस की गई हैं. और ये हमने क्लास 10th में भी स्टडी किया हुआ है. चैप्टर 4 एग्रीकल्चर में सिमिलर हेडिंग्स हैं बट थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है. सो लेट्स सी. सो इस हेडिंग के अंदर सबसे पहले हमें जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसकी हम एक हेडिंग ये बना सकते हैं, दैट इज़ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर. एज मैंने अभी बताया कि इन दोनों का आपस में एक कनेक्शन हो जाता है, तो वो इंटर रिलेशनशिप क्या है एक दूसरे की इनके साथ. सो एग्रीकल्चर इज़ प्योरली लैंड बेस्ड एक्टिविटी अनलाइक सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़. सो जो हमारा एग्रीकल्चर है ये पूरी तरीके से लैंड पर बेस्ड होने वाली एक्टिविटी है. लैंड के अलावा हम एग्रीकल्चर को सोच भी नहीं सकते हैं. इफ़ आप कहें कि जो हमारे नर्सरीज़ वगैरह होती हैं या जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम अपने घर पर कर लेते हैं, सो वो हम एग्रीकल्चर उसको कंसिडर नहीं करेंगे. एग्रीकल्चर बेसिकली होती है जो हम लैंड पर प्रैक्टिस करते हैं, डायरेक्टली सॉइल के साथ इंटरेक्ट होते हैं. लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ ठीक इसी तरह मशीनों से और हम बिल्डिंग्स एंड ऑल में बैठकर वर्क करते हैं. सो इसीलिए जो एग्रीकल्चर है वो प्योर लैंड बेस्ड एक्टिविटी होती है. क्वालिटी ऑफ लैंड हैज़ ए डायरेक्ट लिंक विद द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर. और इसीलिए जो लैंड की क्वालिटी है या सॉइल की जो क्वालिटी है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से. जितनी अच्छी लैंड की क्वालिटी होगी उतना ही ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा. लैंड क्वालिटी कम होगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा. इन रूरल एरियाज लैंड ओनरशिप हैज़ अ सोशल वैल्यू विच शोज सोशल स्टेटस ऑफ फार्मर्स. और जिस तरीके से अर्बन एरियाज़ में बड़े घर होना, पैसे, गाड़ियाँ होना, ये सब एक इकोनॉमिक सोशल स्टेटस का सिंबल होता है, ठीक उसी तरह से रूरल एरियाज़ में कितना ज़्यादा लैंड किसी पर्सन के पास है और कितनी ज़्यादा उसकी वैल्यू है उस लैंड की, ये उस एरिया में रूरल एरियाज़ में फार्मर्स का सोशल स्टेटस शो करता है. जिसके पास ज़्यादा लैंड रिसोर्स होती है उसको बड़े बड़े ज़मींदार हम लोग बोलते हैं, उनकी कितनी रिस्पेक्ट की जाती है पूरे रूरल एरियाज़ में. सो ये सोशल स्टेटस का सिंबल होता है लैंड ओनरशिप फॉर द रूरल पीपल्स. इस हेडिंग में अब हमारी नेक्स्ट आता है टोटल कल्टिवेबल एरिया. वी कैन मेजर टोटल कल्टिवेबल एरिया बाय एडिंग अप नेट सोन एरिया, ऑल फैलो लैंड्स एंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड्स. सो ये क्वेश्चन आता है कि हम टोटल कल्टिवेबल एरिया को कैसे मेज़र करेंगे, यानी कि कितना एरिया अंडर कल्टिवेशन है, ये हमारा मतलब हो जाता है टोटल कल्टिवेबल एरिया से. और इसको हम कैसे कैलकुलेट करें कि कितना एरिया अंडर कल्टिवेशन है. तो जितना हमारा नेट सोन एरिया है जिसमें हम एक टाइम का क्रॉपिंग करते हैं, जितने भी फैलो लैंड्स है चाहे करंट फैलो हो या अदर देन करंट फैलो हो, एंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड जिसको 5 साल से ज़्यादा वक्त के लिए खाली छोड़ा जाता है, इन सब को इफ़ हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल कल्टिवेबल एरिया मिल जाएगा. और इसकी डेफिनेशन भी हम यही दे सकते हैं, द समेशन ऑफ नेट सोन एरिया एंड ऑल फैलो लैंड्स कल्चरेबल वेस्ट लैंड्स इज टोटल कल्टिवेबल एरिया. There has been a marginal decline in total cultivable land as reporting area over the years. अब जो हमारा ये total cultivable area है इसमें एक additional decline आया है reporting area की वजह से. बिकॉज जो हमारा रिपोर्टिंग एरिया है एज वी नो, कुछ भी बोल दिया जाता है कि इतना एरिया अंडर दिस कैटेगरी होना चाहिए, बट एक्चुअली में वो हो या ना हो दैट डजंट मैटर. सो इसलिए हमारा एक डिक्लाइन टोटल कल्टिवेबल एरिया में शो किया गया है. But there is a great decline of cultivable land in cultivable wasteland category. As we studied cultivable wasteland को क्योंकि हमने under cultivation ले लिया है जिस वजह से इस पर इसका बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है.
नेक्स्ट इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मीन्स होता है कि हम जो भी लैंड पर क्रॉप हमने लगाई है उसको किस तरीके से हम डबल कर सकते हैं या फिर उसको कितना हम बढ़ा सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी क्षमता कैसे हम बढ़ाएं, दैट इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी, कि हमारा ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू इवॉल्व एंड अडॉप्ट लैंड सेविंग टेक्नोलॉजीज विच कैन बी ऑफ टू टाइप्स एज फॉलोज। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लैंड को सेव करने की टेक्निक्स को अपनाएं, क्योंकि लैंड आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा डिग्रेड कंडीशन में जा चुका है। तो लैंड सेविंग टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो दो तरह से हम कर सकते हैं। फर्स्ट इज दोज विच कैन रेज द यील्ड ऑफ एनी क्रॉप पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड, जिसका मीन्स ये है कि हम लैंड पर जो क्रॉप्स हमने लगाई हैं उसको हम बढ़ा दें, यानी कि अब ज़्यादा क्रॉप्स लगाएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, एक ये तरीका हो सकता है। और दूसरा, दोज विच इंक्रीज द टोटल आउटपुट पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड फ्रॉम ऑल क्रॉप्स ग्रोन इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, जिसका मतलब ये है कि जो भी हमने क्रॉप लगाई है उसको उसी क्रॉप में से ज़्यादा प्रोडक्शन किस तरीके से लिया जाए, ये दूसरा तरीका, यानी कि हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाना, जो भी हमने क्रॉप लगाई है उसी पर से ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जाए, ना कि ज़्यादा प्रोडक्शन के और क्रॉप्स लगाई जाएं। Second option is best, as increasing output from limited land also increases demand for labor, and for a country like India as it is much suitable where land is scarce and labor is abundant। तो जो हमारा second option है कि जितना land है उसी पर जो हमने क्रॉप लगाई है उसी की इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए, ये ज़्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा क्रॉप लगाएंगे तो हमें ज़्यादा लैंड की नीड होगी, और इतना हम बिकॉज लैंड को एज अ नेचुरल रिसोर्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसके कैटेगरीज चेंज होते हैं। तो इफ़ हम पर्टिकुलर लैंड पर क्रॉप की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, उसका ईल्ड हम इंक्रीज़ करेंगे, तो इससे लेबर की डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा लेबर वर्क करने के लिए नीड होगी। और कंट्री जैसे कि इंडिया, जहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा है और लैंड की कमी है, तो वहाँ पर ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। It utilizes fuller land and increases employment in the economy, especially in rural areas। तो ये हमारा फ्यूलर लैंड को भी यूटिलाइज करेगा। फ्यूलर लैंड मीन्स जो खाली छोड़ दिया जाता है लैंड, दैट इज़ फ्यूलर लैंड, और इससे इकनॉमी में हमारा एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा, खासकर के रूरल एरियाज़ में। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन परसेंटेज इक्वल्स टू ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट्स ऑन एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100। ये इसका फॉर्मूला है। इफ़ हम परसेंटेज में देखें कि हमने कितनी क्रॉप की ईल्ड को, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया है, तो उसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। दैट मीन्स पूरे साल में मतलब जो हमने सबसे पहले साल के एक हिस्से में जो हमने क्रॉप लगाई, देन दूसरे टाइम पीरियड पर जो लगाई उसको मिलाएंगे, डिवाइड करेंगे एक बार जो क्रॉप लगाई है उससे, दैट इज़ नेट्स ऑन एरिया, और मल्टीप्लाइड करेंगे 100 से, तो हमें परसेंटेज मिलेगी कि कितनी ज़्यादा क्रॉप्स को लिमिटेड लैंड से हमने इंक्रीज़ किया है। द नेक्स्ट हेडिंग इज क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया, और ये बहुत ही ईजी कंसेप्ट है इस चैप्टर का। हमारे इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन है, यानी कि फसलों को लगाने का समय, दैट इज क्रॉपिंग सीजन। ये हमारा 3 तरह का होता है, लेकिन नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है, और यू कैन से इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट होता है। खरीफ सीजन हमारा फर्स्ट सीजन होता है। It largely coincides with southwest monsoon from June to September। जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि जून से सितंबर में जो हमारा टाइम पीरियड होता है, जून में सोइंग की जाती है और सितंबर अक्टूबर तक हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, यानी कि जो हमारा बारिश वाला मौसम होता है, दैट इज़ खरीफ सीजन। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन दिस सीजन आर राइस, कॉटन, बाजरा, मेज, ज्वार, तूर एटसेट्रा। इट इंक्लूड्स ट्रॉपिकल क्रॉप्स। जिन फसलों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जैसे राइस, कॉटन, इन सबको इस टाइम पीरियड पर लगाया जाता है। और इसमें ट्रॉपिकल क्रॉप्स यानी कि जिनको धूप की ज़्यादा नीड होती है, ट्रॉपिकल क्रॉप्स जो होती हैं वो भी इस टाइम सीज़न में लगाई जाती हैं। आपको इन तीनों सीजन्स में ये याद रखना है कि ये किस टाइम पर आता है, साल के अंदर कौन सी क्रॉप्स इस सीज़न में लगाई जाती हैं, दैट्स इट। सेकेंड इज़ रबी सीज़न।
ये हमारा वन सेट ऑफ विंटर, जब अक्टूबर में शुरुआत होती है सर्दियों की, तो उस टाइम पर ये सीज़न शुरू होता है अक्टूबर नवंबर में, और ये मार्च अप्रैल में एंड हो जाता है। हार्वेस्टिंग क्रॉप की कर ली जाती है। मेजर क्रॉप रबी सीजन में वीट, ग्राम, रैप सीड्स, मस्टर्ड, ये सब ग्रो की जाती है। इट इंक्लूड्स टेम्परेचर एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। इसमें वो क्रॉप्स लगाई जाती हैं जिसमें धूप की नीड होती है लेकिन ज़्यादा नहीं होती, टेम्परेचर भी उनको ठीक ठाक सा चाहिए होता है। एंड थर्ड वन इज़ ज़ैद सीज़न। इन दोनों सीजन्स के बीच, रबी एंड खरीफ सीज़न के बीच थर्ड सीज़न पड़ता है, दैट इज़ ज़ैद सीज़न, जो कि शॉर्ट सीज़न होता है समर सीज़न के बीच में, अप्रैल से जून के बीच में। मेजर क्रॉप्स इसमें हमारी वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्क मेलन, शुगर केन इस सीज़न में लगाई जाती हैं। द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस टॉपिक इज़ कि ये जो 3 सीज़न है, क्रॉपिंग सीज़न, खरीफ, रबी एंड ज़ैद, ये नॉर्दर्न इंडिया में फॉलो किए जाते हैं बिकॉज़ वहाँ पर समर्स होते हैं, विंटर्स होते हैं, मानसून आता है, सो इसलिए ये 3 सीजन्स नॉर्थ इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। लेट्स सी द सदर्न इंडियन क्रॉपिंग सीजन्स। सो साउथ पार्ट में इंडिया के जो टेम्परेचर है वो पूरे साल हाई रहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरा पेनिनसुलर इंडिया है, ट्रॉपिकल रीजन है इंडिया का, तो टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और इतना टेम्परेचर, वहाँ इतनी धूप रहती है कि हम पूरे साल एक ही क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं साउथ इंडिया में। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर हम वीट लगाएं या ग्राम लगाएं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि साउथ इंडिया में वीट को ग्रो किया गया है, क्योंकि वो हमारे सर्दियों की फसल है, क्योंकि वहाँ सर्दी होती ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ वीट कभी ग्रो ही नहीं होती है। सो जितनी भी हमारी ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं ये सब साउथ इंडिया में लगाई जाती हैं, और ये साल में 1 से 2 बार लगाई जाती हैं, पूरे साल लगाई जा सकती हैं। This region can grow same crop thrice in an agricultural year by providing sufficient soil moisture. Irrigation की हेल्प से 3 बार तक हम एक ही क्रॉप को साउथ इंडिया में ग्रो कर सकते हैं। और राइस वो क्रॉप है जो पूरे साल वहाँ पर ग्रो की जाती है, इसलिए साउथ इंडिया से सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है वहाँ पर, और राइस की जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो सब वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्योंकि राइस का प्रोडक्शन सबसे हाई हमारा साउथ इंडिया में ही है। जबकि नॉर्थ इंडिया में एज वी स्टडी 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग सीजन में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब जो हमारा फार्मिंग वर्ड है इसकी डेफिनेशन की इफ हम बात करें एग्रीकल्चर से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। सो फार्मिंग की डेफिनेशन होगी जो भी लैंड पर क्रॉप का कल्टीवेशन होता है, द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड फार्मिंग। लेकिन एग्रीकल्चर हमारा होता है जिसमें हमारा एग्रीकल्चर में फार्मिंग के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़, वो भी एग्रीकल्चर में ही इंक्लूड होती हैं। So on the basis of main source of moisture crops, the farming can be classified as। नाउ सॉयल, हमारी जो क्रॉप्स हैं उसको मॉइस्चर कहाँ से मिलता है, यानी कि नमी, वाटर कहाँ से अवेलेबल होता है क्रॉप्स को, इसके बेसिस पर फार्मिंग इंडिया में 2 तरह की होती है। एक होती है इरिगेटेड फार्मिंग और एक होती है रेनफेड बनानी फार्मिंग। नेम से क्लियर है, इरिगेटेड फार्मिंग जो हम खुद मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स को थ्रू इरिगेशन, एंड रेनफेड फार्मिंग जो हमारे मानसून में बारिश होती है उसके थ्रू जो क्रॉप्स को मॉइस्चर मिलता है। सबसे पहले आती है इरिगेटेड फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 तरह की होती है, दैट इज प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव। हम इरिगेशन 2 पर्पस के लिए करते हैं क्रॉप्स का। फर्स्ट इज protective farming, when irrigation is done to protect crops from the adverse effects of moisture deficiency is called protective farming। जब क्रॉप में मॉइस्चर की कमी होने लगती है, मॉइस्चर की कमी होगी, पानी नहीं होगा तो फसलें सूख जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, डिसीज हो जाती हैं। तो मॉइस्चर डेफिशिएंसी से क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए जब हम क्रॉप पर इरिगेशन करते हैं तो उसे हम प्रोटेक्टिव फार्मिंग कहेंगे या प्रोटेक्टिव इरिगेशन कहेंगे। इट्स स्ट्रैटेजीज टू प्रोवाइड सॉइल मॉइस्चर टू मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। और इसमें हमारी ये स्ट्रैटेजी होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया तक इरिगेशन या मॉइस्चर प्रोवाइड करें। जबकि प्रोडक्टिव फार्मिंग होती है जब हम प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इरिगेशन करते हैं, जब हम सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं क्रॉपिंग सीजन में सो दैट हम हाई प्रोडक्टिविटी को अचीव कर सकें, वो होगा हमारा प्रोडक्टिव फार्मिंग या प्रोडक्टिव इरिगेशन।
इन दिस वाटर इनपुट पर यूनिट एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इज़ हाई। और इस वाले इरिगेशन के टाइप में या फार्मिंग के टाइप में पर यूनिट एरिया जो हमने इरिगेशन किया है वो ज़्यादा होता है। सेकंड आती है रेन फेड फार्मिंग, जो कि ऑटोमेटिकली मॉनसून से जो वाटर मिलता है, मॉइस्चर मिलता है क्रॉप्स को, उससे क्रॉप्स ग्रो होती हैं। सो फार्मिंग विच इज़ डन बाय रेनफॉल, बारिश से जो फार्मिंग होती है उसे हम रेन फेड फार्मिंग बोलते हैं। ये भी दो तरह की है, ड्राई लैंड एंड वेट लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग हमारी इट इज़ डन इन रीजन्स हैविंग एनुअल रेनफॉल लेस देन 75 सेंटीमीटर। ड्राई लैंड फार्मिंग वहाँ होती है जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है एक साल में, जैसे राजस्थान का एरिया है। These regions grow drought resistant crops such as bajra, gram, fodder crops, etc. and practice measures of soil moisture conservation। और यहाँ पर जो सूखे से प्रभावित नहीं होंगी फसलें, यानी कि ड्रॉट से जो क्रॉप्स अफेक्ट नहीं होंगी और उनमें हमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे बाजरा, ग्राम, फॉडर क्रॉप्स होती हैं, ज्वार, ये सब ज़्यादा यहाँ पर ग्रो की जाती हैं। इसलिए राजस्थान में ज्वार बाजरा बहुत ज़्यादा होता है। और ये सॉइल मॉइस्चर को किस तरीके से हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, कंजर्व करके रख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिसेस भी वहाँ पर की जाती हैं। वेटलैंड फार्मिंग, जिसके नेम से क्लियर है कि वहाँ पर भी पानी ज़्यादा ही दिया जाता है, तो ये वहाँ उन रीजन्स में होती है वेटलैंड फार्मिंग जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती है। और ये एरियाज़ हमारे बहुत ज़्यादा फ्लड्स को फेस करते हैं। और बहुत सी ऐसी क्रॉप्स जिनमें पानी ज़्यादा हमें देना होता है, जैसे राइस, शुगर केन, ये वहाँ पर ज़्यादा ग्रो की जाती हैं। तो फार्मिंग बेसिकली 2 टाइप्स की हुई, इरिगेटेड एंड रेनफेड। इरिगेटेड एक प्रोटेक्शन करने के लिए जब की जाए, और एक जब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए की जाए। रेनफेड जो कि ड्राई लैंड्स में होती है जहाँ रेनफॉल कम होती है, और वेटलैंड जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है। Watch previous and next parts from the description box.